मित्रों नमस्कार। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में जो उत्सर्जन तंत्र के बारे में जाना था। उत्सर्जन तंत्र एक वह तंत्र है जिसमें उत्सर्जन की क्रिया द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। उत्सर्जन एक वह क्रिया होती है जिसमें शरीर में भोजन के पाचन के पश्चात जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं उन हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, और वे पदार्थ जो शरीर से बाहर निकलते हैं उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था जो उत्सर्जी अंग होते हैं उनमें मुख्य उत्सर्जी अंग है वह किडनी होता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य में त्वचा और फेफड़े भी उत्सर्जन अंगों का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ जो लीवर या यकृत होता है वह भी उत्सर्जी अंगों में आता है, क्योंकि जो मनुष्य के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ बनता है वह अमोनिया बनता है। अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। तो मनुष्य उत्सर्जन की दृष्टि से कौन सा प्राणी है? यूरिया उत्सर्जी या यूरियोटेलिक प्राणी है। हमने अलग अलग प्राणियों में उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर उनका वर्गीकरण पढ़ा था। जैसे पक्षी और जो कीट होते हैं वो उत्सर्जन के रूप में यूरिक अम्ल का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, तो उन्हें यूरिकोटेलिक कहा जाता है। और जो मछली है या जो जलीय प्राणी होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए वो अमोनोटेलिक है। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भाई बताइए मनुष्य में उत्सर्जन की दृष्टि से कौन सा प्राणी है? यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक। तो मनुष्य उत्सर्जन की दृष्टि से कौन सा प्राणी है? यूरियोटेलिक। इसके बाद में हमने देखा था जो किडनी है या जो वृक्क है वह मनुष्य के अंदर कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? श्रोणी भाग में पाया जाता है, कमर क्षेत्र में स्थित होता है। मनुष्य के अंदर कितने जोड़ी किडनी पाई जाती है? मनुष्य के अंदर एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। दाईं किडनी ऊपर होती है थोड़ी सी, और बाईं किडनी थोड़ी सी नीचे स्थित होती है। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन के कितने भाग होते हैं? नेफ्रॉन का जो प्यालेनुमा भाग होता है वह क्या कहलाता है? ये सारी हमने पिछले वीडियो में देखा था। इसके बाद में हमने देखा था कि किडनी क्या करती है? रक्त का शुद्धिकरण करती है। तो रक्त का शुद्धिकरण करने वाला अंग कौन सा होता है? किडनी या फिर वृक्क होता है। अब देखिए किडनी के अंदर क्या होता है? जब रक्त का शुद्धिकरण होता है तो रक्त में से जो आवश्यक पदार्थ होते हैं या जो लाभदायक पदार्थ होते हैं उनका पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, और जो पीछे बचा हुआ पदार्थ है जो शरीर के लिए हानिकारक होता है उनको बाहर त्याग दिया जाता है। तो जो पदार्थ हानिकारक होता है वह पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ होता है, और वह पदार्थ मूत्र के रूप में शरीर से बाहर त्यागा जाता है। तो हमने इसको आज डायग्राम के द्वारा देखेंगे कि मनुष्य के अंदर हमने देखा था कि एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। किडनी से मूत्रवाहिनी, कौन सी वाहिनी? मूत्रवाहिनी निकलती है। यह मूत्रवाहिनी मूत्राशय से जुड़ी रहती है। मूत्राशय, तो मूत्राशय के अंदर क्या होता है? मूत्र इकट्ठा होता है। ठीक है, मूत्राशय के अंदर हमने कल देखा था कि लगभग 700 से 800 ml मूत्र है वह इकट्ठा हो सकता है। लेकिन जब इसके अंदर लगभग 100 ml से 200 ml मूत्र भर जाता है तो हमें मूत्र त्यागने की इच्छा होती है। फिर देखिए ये जो मूत्राशय है ये क्या है? मूत्राशय मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर त्यागता है। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि मूत्र, हमने ये भी देखा था कि भाई मूत्र का संगठन क्या होता है? मूत्र का संगठन, सबसे पहले हमने देखा था कि मूत्र की पीएच कितनी होती है? मूत्र की पीएच लगभग कितनी होती है? 6 होती है। इसका मतलब यह कैसा हो गया? अम्लीय। तो मूत्र की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। इसके बाद में हमने देखा था कि मूत्र के अंदर जो जल की मात्रा है वह कितनी होती है? 95% होती है। मूत्र के अंदर यूरिया कितना पाया जाता है? मूत्र के अंदर लगभग
2 से 2.5% या लगभग 2.5% यूरिया पाया जाता है। इसके बाद में हमने देखा था कि मूत्र के अंदर कितना यूरिक अम्ल होता है, तो लगभग 0.5% क्या पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है। इसके पश्चात हमने देखा था क्रिएटिनिन लगभग कितना होता है, लगभग 3%। कितना होता है, 3% क्या पाया जाता है, क्रिएटिनिन पाया जाता है। एक व्यक्ति एक दिन में कितना मूत्र का त्याग करता है, लगभग 1 से 1.5 लीटर मूत्र का त्याग करता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, किडनी के अंदर जो किडनी की संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई होती है वह क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। कल हमने नेफ्रॉन का डायग्राम भी देखा था, इसको हिंदी में हमने वर्काणु कहा था। एक किडनी में लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, लगभग 10 लाख से 12 लाख, अर्थात अपन कह सकते हैं लगभग 1 मिलियन, लगभग कितने, 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि किडनी में खराबी आ जाती है, तो खराबी आने के कारण क्या होता है, रक्त के अंदर यूरिया की जो मात्रा है, रक्त के अंदर यूरिया की मात्रा है वो बढ़ जाती है, अर्थात रक्त का शुद्धिकरण नहीं हो पाता। जब रक्त का शुद्धिकरण नहीं हो पाता तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण से किडनियां खराब हो जाती है। जब किडनी कार्य करना बंद कर देती है, तो फिर अपोहन क्रिया के द्वारा, कौन सी क्रिया के द्वारा, अपोहन, या इसको क्या कहते हैं, डायलिसिस क्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, शरीर से रक्त को बाहर शुद्धिकरण किया जाता है। तो इसके लिए फिर किसका उपयोग होता है, कृत्रिम किडनी का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, कृत्रिम किडनी, या इसको क्या बोलते हैं, डायलिसिस कहते हैं, अपोहन क्रिया कहते हैं। अब अपोहन क्रिया में क्या किया जाता है कि हमारे शरीर में जो धमनियाँ होती है, धमनियों से क्या किया जाता है, रक्त को शरीर से बाहर निकाला जाता है। फिर इसको क्या किया जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाता है। और ठंडा करने से पहले इसमें एक प्रकार का हिपेरीन नामक, कौन सा, हिपेरीन नामक पदार्थ है वो मिला दिया जाता है। ये हिपेरीन नामक पदार्थ क्या करता है, रक्त को जमने नहीं देता। जब शरीर से बाहर जब रक्त आता है तो यह जम जाता है, तो इसको जमने से रोकने के लिए इसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, हिपेरीन नामक पदार्थ मिलाया जाता है। और मिला करके इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाता है। फिर इस रक्त को क्या किया जाता है, कृत्रिम किडनी में भेजा जाता है। अब देखिए जो हमारे रक्त का जब शुद्धिकरण होता है तो ये जो कृत्रिम किडनी होती है, कृत्रिम किडनी में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की नलिकानुमा संरचना होती है। इस प्रकार की ये नलिकाएं होती है, ये नलिकाएं होती है। ये नलिकाएं एक विशेष प्रकार के सेलोफेन नामक पदार्थ से बनी होती है। कौन से पदार्थ से बनी होती है, सेलोफेन नामक पदार्थ से बनी होती है। ये आपस में जॉइंटेड होती है, ये आपस में जॉइंटेड होती है। तो हमारे शरीर से जो निकलने वाला जो रक्त है उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड में करने के पश्चात इसमें हिपेरीन पदार्थ मिला दिया जाता है। इसके बाद में जो रक्त है वो इन नलिकाओं में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है, नलिकाओं में। तो हमारा रक्त कहाँ से निकाला जाता है, धमनियों से निकाला जाता है। तो धमनियों से निकाल करके इसको हिपेरीन नामक पदार्थ मिला दिया जाता है और इसमें क्या किया जाता है, इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के पश्चात इनको क्या किस में भेजा जाता है, कृत्रिम किडनी में भेजा जाता है। ये जो कृत्रिम किडनी है ये कौन से पदार्थ की बनी होती है, सेलोफेन नामक पदार्थ से निर्मित होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, नीचे से इन नलिकाओं में एक विशेष प्रकार का ताजा अपोहन द्रव्य भेजा जाता है। ताजा अपोहन द्रव्य भेजा जाता है। ये ताजा अपोहन द्रव्य क्या करता है, जो हमारे रक्त में जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इन अपशिष्ट युक्त
पदार्थों को परासरण की क्रिया के आधार पर क्या कर देता है, अलग कर देता है। और अलग हुआ जो पदार्थ है, अलग हुआ जो पदार्थ है उसको शरीर से बाहर क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ये हो गया आपका अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ। तो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। इसके पश्चात जो शुद्ध रक्त होता है, कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त होता है, वो हमारी शिराओं में पहले क्या किया जाता है, ये रक्त ठंडा होता है। ये रक्त कैसा होता है, ठंडा होता है। ये रक्त कैसा होगा, ठंडा, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, शरीर के तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या किया जाता है, थोड़ा गर्म किया जाता है। और गर्म करने के पश्चात हमारे शरीर की शिराओं में, शरीर की शिराओं में इसको क्या किया जाता है, पुनः भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि यह क्रिया क्या कहलाती है, अपोहन क्रिया कहलाती है। क्या क्रिया कहलाती है, अपोहन, जिसको इसको क्या बोलते हैं, डायलिसिस। क्या कहते हैं, डायलिसिस। तो डायलिसिस क्रिया है, उसमें क्या किया जाता है, रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। जिन व्यक्तियों की किडनी खराब हो जाती है या किडनियां काम कम करती है, तो उस समय रक्त के अंदर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है उनकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर इनको शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए समय समय पर क्या किया जाता है, डायलिसिस क्रिया के द्वारा इनके शरीर से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। इसमें जो कृत्रिम किडनी होती है, उसकी जो नलिकाएं होती है वो कौन से पदार्थ से मिलकर बनी होती है, सेलोफेन नामक पदार्थ से मिलकर बनी हुई होती है। हमारे शरीर में जब रक्त के अंदर, रक्त में यूरिया की मात्रा 10 से 25 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त में इससे अधिक हो जाए, क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, यूरेमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, यूरेमिया रोग हो जाता है। तो यूरेमिया रोग में क्या होता है, शरीर के अंदर यूरिया है वो इकट्ठा होने लगता है, जिससे हमारे शरीर के अंगों को क्षति होती है। तो इसलिए इस यूरेमिया को रोकने के लिए, यूरेमिया रोगों से बचने के लिए क्या किया जाता है, अब कृत्रिम किडनी का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम किडनी के द्वारा शरीर से जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है उनको बाहर निकाला जाता है। और ये क्रिया क्या कहलाती है, अपोहन क्रिया कहलाती है या डायलिसिस क्रिया कहलाती है। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि कई बार किडनी का ट्रांसप्लांट होता है, अर्थात किडनी का प्रत्यारोपण भी होता है। जब किडनियाँ पूर्ण रूप से खराब हो जाती है तो निकट के जो रिश्तेदार होते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को क्या करते हैं, किडनी दे देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि निकट का जब रिश्तेदार नहीं मिलता तो उस समय क्या किया जाता है, जब शरीर के अंदर किडनी का ट्रांसप्लांट होता है तो उस समय क्या करता है, जब हमारे शरीर में किडनी ट्रांसप्लांट होती है या प्रत्यारोपित होती है तो उस समय क्या किया जाता है कि हमारा शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वह बाहर से आए हुए किसी भी अंग को या किडनी को पराया समझकर उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो इसलिए हमारे शरीर में क्या किया जाता है, पहले से हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है उसको क्या किया जाता है, थोड़ा सा कमज़ोर किया जाता है या विशेष प्रकार की जो औषधियाँ है वो दी जाती है, जिससे हमारी किडनी को बचाया जा सकता है। हमने जो हमारे जो शरीर में जो किडनी प्रत्यारोपित हुई है तो उस किडनी को बचाने के लिए पहले से कई प्रकार की औषधियाँ दी जाती है, ताकि किडनी को, जो किडनी नहीं लगाई है उसको बचाया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं। इसी प्रकार उत्सर्जन से संबंधित एक रोग और होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पथरी कहते हैं, पथरी या स्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, पथरी या स्टोन कहते हैं। पथरी या स्टोन में क्या होते हैं, हमारे जो किडनी होती है, किडनी के विभिन्न भागों में, या अपन कह सकते हैं कि किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन के विभिन्न भागों में जब रक्त का शुद्धिकरण होता है तो क्या होता है, कैल्शियम या फास्फेट के जो ऑक्जेलेट है, कैल्शियम या फास्फेट के जो ऑक्जेलेट है या कार्बोनेट है वो क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होकर के क्या बनाते हैं, पथरी का निर्माण करते हैं।
तो अब देखिए ये जो पथरी होती है यह किडनी के विभिन्न भागों में फंस जाती है, जिससे क्या होता है शरीर में किडनी में दर्द होने लगता है। ठीक है, तो पथरी हम देखते हैं। पथरी ये क्या होती है, इसको स्टोन बोलते हैं। ये क्या होता है, कैल्शियम या फास्फेट के ऑक्जेलेट या कार्बोनेट होते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम या फास्फेट के क्या होते हैं, ऑक्जेलेट होते हैं या कार्बोनेट होते हैं। ये क्या होते हैं, शरीर के किडनी में इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होकर के पथरी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, पथरी का हो गया। इसको भी फिर आजकल क्या किया जाता है, विभिन्न तकनीकों के द्वारा इसको बाहर निकाला जाता है। एक इसके अलावा और बहुत सारे रोग हैं, जैसे हमने देखा था कि डायबिटीज, मेलिटिस और डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज मेलिटिस को अपन ने क्या कहा था, मधुमेह रोग कहा था। मधुमेह रोग जब हमने अंतःस्रावी तंत्र पढ़ा था, कौन सा तंत्र पढ़ा था, अंतःस्रावी तंत्र पढ़ा था। अंतःस्रावी तंत्र में हमने जब अग्नाशय पढ़ा था, तो अग्नाशय के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा और गामा। जो बीटा कोशिकाएं होती है, कौन सी कोशिकाएं, बीटा सेल्स। बीटा सेल्स के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है, इंसुलिन। ठीक है ना, अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो मूत्र के साथ क्या आने लगता है, ग्लूकोज की आने लगता है, जिसको ग्लाइकोसूरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया भी कहते हैं। तो कौन से हार्मोन के कारण मधुमेह या शुगर या डायबिटीज मेलिटिस रोग हो जाता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से हो जाता है, जिसके कारण से पेशाब के साथ क्या आने लगता है, ग्लूकोज आने लगता है। इसके साथ साथ हमने देखा था डायबिटीज इंसिपिडस, ये किस हार्मोन की कमी से होता है। हमने जब पीयूष ग्रंथि पढ़ी थी, पीयूष ग्रंथि का जो पश्च भाग होता है उसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित किया जाता है, जिसको हमने वेसोप्रेसिन या ADH हार्मोन के नाम से जानते हैं, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। यह हार्मोन क्या कार्य करता है, जो हमारा व्रकाणु है, क्या है, व्रकाणु यानी नेफ्रॉन की जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है, यहाँ से क्या अवशोषित करता है, जल अवशोषित करता है, या जल का क्या करता है, अवशोषण करता है। ठीक है ना, तो अगर इस वेसोप्रेसिन या ADH हार्मोन की क्या हो जाए, न्यूनता हो जाए या कमी हो जाए, तो जिससे क्या होगा, यहाँ से जल का अवशोषण नहीं होगा। जब जल का अवशोषण नहीं होगा तो क्या होगा, मूत्र है वह अधिक मात्रा में बनेगा। जब मूत्र अधिक मात्रा में बनेगा तो जिससे कौन सा रोग हो जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाएगा, जिससे व्यक्ति के बार बार मूत्र आने की शिकायत होती है। इसमें व्यक्ति के लगभग 1 से 1.5 लीटर मूत्र की जगह लगभग 10 से 15 लीटर है वो प्रतिदिन है वो मूत्र निष्कासित होता है। ठीक है, तो यह भी किससे संबंधित रोग है, इससे किडनी से संबंधित रोग है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो हमारा ये अपना जो तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, यह एक महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक है। इसके अलावा हमने त्वचा भी और फेफड़ा भी देखा था। त्वचा है वो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, सबसे बड़ा बाहरी अंग या अंग कौन सा है, त्वचा है। त्वचा के अंदर भी छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। इन रोमों के द्वारा त्वचा के नीचे स्थित पसीने की जो ग्रंथियाँ होती है उनके द्वारा क्या स्रावित किया जाता है, पसीना निकलता है। पसीने के साथ जल, नमक और यूरिया का क्या किया जाता है, निष्कासन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं फेफड़ा है, फेफड़े के द्वारा भी क्या निष्कासित किया जाता है, CO2 का निष्कासन किया जाता है। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एक तो इसमें किडनी के रिलेटेड प्रश्न बनेंगे, या फिर इसमें त्वचा से संबंधित बन सकते हैं, या फिर अपने जो व्रकाणु हैं इससे महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं।
ठीक है। किडनी के बारे में हमने देखा था कि किडनी का औसत वजन कितना होता है, लगभग 140 ग्राम होता है। किडनी का कौन सा क्रियात्मक और संरचनात्मक भाग कौन सा होता है, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन का प्यालेनुमा भाग क्या कहलाता है, बोमेन कैप्सूल कहलाता है। कौन सी धमनियां हैं जो किडनी में रक्त लेकर के आती है, वृक्कीय धमनियां या रीनल धमनियां हैं, वो क्या लेके आती है, रक्त लेकर के आती है। किडनी होती है उसका आकार कैसा है, तो किडनी का आकार कैसा होता है, सेम के बीज के जैसा होता है। किडनी का रंग कैसा होता है, गहरा लाल भूरे रंग का रंग होता है। किडनी की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई भी हमने बताई थी कि किडनी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, 5 से 6 सेंटीमीटर मोटी होती है और 2 से 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है और 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। तो ये हमारा उत्सर्जन तंत्र था। उत्सर्जन तंत्र को आप, जो मैंने 3 वीडियो बने हैं, इन तीनों वीडियो में ये उत्सर्जन तंत्र है वो कंप्लीट किया है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अगर कोई आपके जब पूरा वीडियो देखोगे, धीरे धीरे देखोगे, तो हर चीज़ इसमें मैंने एक्सप्लेन की है। फिर भी अगर आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप इसको कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। धन्यवाद।